डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज तक जो पढ़ाया है उसको आपको नियमित उत्तर पुस्तिका में करना है और जो भी चीज़ नहीं समझ में आए मैसेज के माध्यम से या कॉल करके उनके पूछें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना। देखो, भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं होगी तो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मध्य किसी विषय पर विवाद हो जाए तो इस विवादों का निपटारा नहीं हो सकता। तो भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया, इसलिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका अपनाई। लेकिन भारत की जो न्यायपालिका है अन्य देशों की तुलना में भिन्न है। अन्य देशों में क्या होता है, देश की अलग न्याय व्यवस्था होती है और अलग अलग प्रांतों की न्यायपालिकाएं अलग अलग होती है ना। यानी प्रांतों के लिए न्यायपालिका का काम अलग है, अलग स्वरूप है, वहाँ की अलग व्यवस्थाएं हैं। जबकि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें ऐसा नहीं अपनाया गया है। भारत की जो न्यायपालिका है यह न्यायपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है वो एक पिरामिड की तरह है। पिरामिड की तरह का मतलब है कि सबसे ऊपर इसमें होगा सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में उच्च न्यायालय, उसका आकार थोड़े बढ़ जाएंगे। प्रत्येक राज्य का लगभग एक न्यायालय होगा। जरूरी नहीं है कि एक राज्य का एक न्यायालय हो, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भी एक न्यायालय बनाया जा सकता है। उसके बाद में प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा। तो आकार बढ़ गया पिरामिड के। ये से होता है, नीचे से पिरामिड बड़ा होता है, फिर उससे छोटा होता है, फिर उससे छोटा होता है और अंत में केवल एक रह जाता है। उसी प्रकार फिर जिला न्यायालय आते हैं और जिला न्यायालय के बाद अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इस प्रकार भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के अधीन चलती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उन्हीं आदेशों को राज्य के जो अन्य न्यायालय हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, सभी प्रकार के जो न्यायालय हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्य करते हैं। उनके जो द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं या उनके द्वारा जो कही गई विधि है उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है ये कैसी न्याय व्यवस्था हुई भाई? एकीकृत न्याय व्यवस्था है ना। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब है एक ही तरह की शासन व्यवस्था, एक जैसी न्याय विद्यमान होगी। एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है अन्य संघीय ढांचे जो हैं वहाँ की तुलना में भारत की जो एक शासन व्यवस्था पिरामिड की तरह कार्य करती है। अब हम बात करेंगे एक एक जो न्यायालय हैं उनके कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसका क्या काम है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर यही है ना। सबसे ऊपर कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है ना। नई दिल्ली भी लिख सकते हो, दिल्ली भी लिख सकते हो। तो देखो, नई दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये क्या काम करता है भाई? पहला काम है इसका, इसके सभी फैसले सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। इसके किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। इसके सभी फैसले सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। अब देखो, ये जो भी फैसला सुनाएगा तो अन्य जो न्यायालय हैं, अन्य का मतलब देखो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय से नीचे जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय से नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। तो इनके द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा उस फैसले को नीचे की जितने भी अदालतें हैं, चाहे वो जिला न्यायालय है, चाहे वो उच्च न्यायालय है, चाहे वो अधीनस्थ या खंड न्यायालय है, सभी न्यायालयों को इनकी बातों को मानना आवश्यक है। यानी इसके फैसले अटल हैं, है ना। इसके फैसले को वो मानना पड़ेगा। क्लियर? नंबर 2, ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, है ना,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, तबादला कर सकता है। यह है दूसरी इसकी विशेषता। क्या कर सकता है भाई? ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तबादले की सिफारिश कर सकता है। या तबादला का मतलब ये हुआ कि एक न्यायालय का न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय के न्यायाधीश में, जैसे मान लो राजस्थान का कोई राजस्थान उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, उसे उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में लगा दे, उत्तर प्रदेश के को बिहार में लगा दे, बिहार को पंजाब में लगा दें, हरियाणा में लगा दें। ऐसे इनके न्यायाधीशों को ये बदलने की सिफारिश कर सकता है यदि वो सही काम नहीं करे तो, और सही करे तो भी यदि उनको लगे कि इस न्यायाधीश को है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला करना है, तो वहाँ के जो न्यायाधीश हैं वो उस न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला कर सकते हैं। ये दूसरा है। तीसरा देखो, तीसरा काम करता है, ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है ना। किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। ये इसका चौथा काम। मतलब ये हुआ इसका कि किसी न्यायालय में, जैसे मान लो खंड न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, जिला न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और वो सही न्याय नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से किसी भी न्यायालय को ये उच्च न्यायालय जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है। किसी जिला, आपकी बात करें हम इसकी, उच्च न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है ना, हरियाणा में चल रहा है, गुजरात में, किसी भी राज्य में चल रहा है, तो ऐसे मामले को ये क्या कर सकता है भाई? अपने पास मंगवा सकता है। उनको ऐसा लगे कि वहाँ पर जो मुकदमा जो चल रहा है वो सही नहीं है, या वो संविधान की व्याख्या से संबंध में है, या मतलब कि वो उस मामले के से बाहर का क्षेत्र है। दो तीन चीज़ों में मंगवा सकता है। पहली बात तो उसको ऐसा लगे कि ये जो फैसला वो कर रहे हैं, जो कार्य वो कर रहे हैं, वो उनकी व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। दूसरा, उस विषय में संविधान की व्याख्या संबंधी कोई प्रावधान जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मुकदमों को वो उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, खंड न्यायालय से सीधे कहाँ मंगवा सकते हैं? अपने पास मंगवा सकते हैं, और अपने पास मंगवा पर उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। अगला काम है, किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे न्यायालय में भी भेज सकता है ये, है ना। किसी एक न्यायालय में, जैसे राजस्थान की किसी न्यायालय में चल रहा है, किसी एक न्यायालय में चल रहे मुकदमे को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। कोई उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है तो जरूरी नहीं अपने पास ही मंगवाए, ये किसी दूसरे उच्च न्यायालय में भी उसे भेजने का अधिकार रखता है। दूसरे न्यायालय में भी भेज सकने का अधिकार इनके पास है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका व्यवस्था जो है वो किसके अधीन है भाई? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। ये है सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या काम करता है। हालांकि अन्य काम तो करता ही है, इसके अलावा वो उच्च न्यायालय को कैसे, अन्य न्यायालय को यानी उसके जो अधीन न्यायालय उनको कैसे नियंत्रित करता है। तो पहला काम है, जितने भी न्यायालय नीचे के सभी को किसकी शर्तें माननी पड़ेगी, किसके फैसले मानने पड़ेंगे? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मानने पड़ेंगे। नंबर 2 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वो तबादला कर सकता है। उसको ऐसा लगे कि ये सही काम नहीं कर रहा है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता है, एक राज्य से केंद्र में बुला सकता है। इसके अलावा किसी भी अदालत का मुकदमा वो अपने पास मंगवा सकता है। उसको ऐसा लगे कि इस मामले में या तो कोई सारगर्भित विषय छुपा हुआ है या संविधान की व्याख्या छुपी हुई है, तो ऐसे मामले को वो अपने पास मंगवा सकता है। इसके अलावा यदि उसको लगे कि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है, तो वो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे राज्य में भी अपने इस मामले को भेज सकता है ना। किसी दूसरे राज्य का मतलब जैसे मान लो राजस्थान में कोई मामला चल रहा है तो उसको उत्तर प्रदेश में भेज दे, बिहार में भेज दे, गुजरात में भेज दे, महाराष्ट्र में भेज दे, किसी भी न्यायालय में वहाँ का कोई मामला यहाँ भेज सकता है। इसके मामले में वो पूरी तरह से क्या है भाई? स्वतंत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं उच्च न्यायालय, है ना। किसकी बात करेंगे अब? उच्च न्यायालय की।
उच्च न्यायालय। तो देखो सबसे पहले बात करें, हम राजस्थान में हैं, तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, हमें इस बात का पता होना जरूरी है। तो देखो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो है जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर में स्थित है। और इसकी एक खंडपीठ है इसकी जयपुर में। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है एवं इसकी खंडपीठ कहाँ स्थित है भाई? जयपुर में स्थित है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। तो देखो पहला काम है इसका, जिस प्रकार उच्च न्यायालय, ये जो सर्वोच्च न्यायालय काम करता है ना, उसी प्रकार उच्च न्यायालय भी काम क्या करता है? पहला काम है निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। निचली अदालत का मतलब हुआ जिला न्यायालय, है ना। तो देखो निचली अदालत में फैसलों के विरुद्ध सुनवाई करता है। पहला काम तो इसका ये है ना। फैसलों के विरुद्ध का मतलब है कि आपने जिला न्यायालय, आपने खंड न्यायालय में कोई मुकदमा दायर किया, तो खंड न्यायालय के मुकदमे के विरुद्ध आप कहाँ अपना मतलब उसके फैसले से यदि आप संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप किसमें अपने अपील कर सकते हो? जिला न्यायालय में अपील कर सकते हो। जिला न्यायालय का कोई फैसला है, उस फैसले से भी यदि आप संतुष्ट नहीं हो, तो ऐसी जो अपील है आप कहाँ करोगे? उच्च न्यायालय में आप अपनी अपील कर सकते हो। क्लियर? तो पहला काम तो इसका क्या हुआ भाई कि उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके जो अधीन न्यायालय हैं, जिला न्यायालय और खंड न्यायालय, उन न्यायालयों से कि जो फैसले सुनाए उन्होंने, है ना, उस फैसले के विरुद्ध आप अपील कर सकते हो। तो इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे इनके क्षेत्राधिकार, है ना। तो पहला काम तो क्या है भाई? निचली अदालत के फैसलों के विरुद्ध इसमें सुनवाई करता है, मतलब है इसकी अपील कहां कर सकते हैं आप? उच्च न्यायालय में कर सकते हो। क्लियर? नंबर 2, दूसरा काम है इसका, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट दायर करते हैं, है ना। मूल अधिकारों का यदि हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है तो रिट दायर करने का अधिकार, रिट दायर करने का अधिकार। अब देखो भैया, आपने पढ़ा, इसमें भी आपने एक बात लिखी नहीं है, यदि मूल अधिकारों का, हालांकि पूरा आपने इसमें वैसे पढ़ चुके हैं, मूल अधिकारों का हनन होता है ना, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में कौन से अनुच्छेद के तहत रिट दायर की जा सकती है भाई? अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन आप सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर नहीं करना चाहते हो और मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 226 के तहत, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 226 के तहत किसी उच्च न्यायालय में भी आप रिट दायर कर सकते हो। वही 5 प्रकार के लेख जारी करके उच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। वही 5 कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार पर्चा, ये जो 5 प्रकार के लेख हैं, यही 5 प्रकार के लेख तो सर्वोच्च न्यायालय दायर करता है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय दायर करता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो दूसरा काम क्या करता है? यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर करने का अधिकार है। नंबर 3, तीसरा काम है इसका, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करना। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करना दूसरा काम, तीसरा काम यह करता है। यानी राज्य की सीमाओं में जो भी कोई विवाद है, ऐसे विवादों को सुलझाने का जो काम है ना, ऐसे विवादों का जो निपटारा करने का जो काम है, वो कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। क्लियर? अगला है
नंबर 5, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना। अपने अधीनस्थ अदालतें कौन सी है भाई? अपने अधीनस्थ अदालतें हैं इसके जिला न्यायालय और जिला न्यायालय के अलावा खंड न्यायालय। इन दोनों ही प्रकार के जो न्यायालय हैं उन न्यायालयों का ये पर्यवेक्षण का मतलब है निरीक्षण करता, कभी भी जा सकता है, वहां के किसी भी फैसले को ये अपने पास मंगवाकर उनकी जांच कर सकता है, उनको ये दिशा निर्देश दे सकता है कि आपको इस विषय पर ऐसे न्याय प्रदान करनी है या आपको इस विषय का जो फैसला है वो इस प्रकार से सुनाना है ना। तो इसके मामले में भी ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी भारत का जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण का काम करता है। क्लियर? ये हो गए दो न्यायालय आपके। पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बाद में ये सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, इसके क्या काम है, और उच्च न्यायालय है वो क्या करता है। अब हम बात करते हैं पिरामिड के तीसरे खंड की, वो है जिला न्यायालय, है ना। जिला न्यायालय देखो तो जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करेगा कौन? जिला न्यायालय, है ना। तो इसका तीसरा जो न्यायालय है उसको हम कहेंगे कौन सा न्यायालय भाई? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय। ये जिला न्यायालय क्या काम करता है? हैं? जिला न्यायालय का पहला काम, जैसे मान लो इसमें आपने पढ़ा ना, राज्य के क्षेत्राधिकार में जो भी मुकदमा आएगा उस मुकदमे को कौन सुलझाएगा भाई? कौन सुलझाएगा? उस मुकदमे को कौन सुलझाएगा? इसके क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय। उसी प्रकार जिले की सीमाओं के अंतर्गत जो भी मुकदमा आएगा उस मुकदमे को कौन सुलझाने का काम करेगा? जिला न्यायालय करेगा। क्लियर? जिला न्यायालय का क्या काम है भाई? जो भी कोई विवाद है उस विवाद को निपटाने का काम, पहली बात इसकी यही है, जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करता है। दूसरा है, आपने यहां पढ़ा, निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध सुनवाई करता है ना। दूसरी बात पढ़ी ना यहां। उसी प्रकार ये भी निचली अदालतों में जो भी फैसला सुनाया है ना, उसके विरुद्ध इसमें अपील की जा सकती है। जैसे मान लो आपका जो खंड न्यायालय है, कौन सा न्यायालय? खंड न्यायालय। इस खंड न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया और उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, उस फैसले से आप क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे न्यायालय के विरुद्ध जो आप कहां अपनी अपील कर सकते हो भाई? जिला न्यायालय में। तो दूसरा काम इसका क्या हुआ? पहला काम तो इसके जिला न्यायालय के जो क्षेत्र हैं, यानी पूरे जिले में जो भी समस्या होगी उस समस्या का निपटारा करने का जो काम है वो किसका है? जिला न्यायालय का। पहला काम तो ये है। दूसरा काम क्या है इसका? इसके जो अधीनस्थ न्यायालय है उस अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के विरुद्ध यदि कोई अपील करता है, कहां? जिला न्यायालय में, तो ऐसे विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार उसे ही है, ऐसे विषयों पर मुकदमा करने का अधिकार भी इसी न्यायालय को है। क्लियर? 2। तीसरा काम है, गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले हैं उन पर यह सीधी सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार, मतलब ऐसी जो याचिकाएं हैं, ऐसी जो रिट है, ऐसी जो एफआईआर है, उस एफआईआर को सीधा उच्च न्यायालय यानी जिला न्यायालय में उस पर सुनवाई होगी। अधीनस्थ या खंड न्यायालय में ऐसे मुकदमों पर सुनवाई नहीं होगी। तो पहला काम तो जो भी भयंकर आपराधिक मामले हैं, है ना, आपराधिक मामले जिसमें हरिजन इंट्रोसिटी केस यदि लगता है या कोई गंभीर और मामला हो, है ना, तो ऐसे मुकदमों का जो सुनवाई का जो काम करेगा वो कौन सा न्यायालय करेगा? जिला न्यायालय करेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं, एक और बच गया आपका न्यायालय, कौन सा? खंड न्यायालय। तो खंड न्यायालय का काम देखो, फौजदारी और दीवानी किस्म के जो मुकदमे हैं, फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों की जो सुनवाई करने का जो काम है वो कहां, यानी पहली बार जो मुकदमों की अपील जो है वो किस न्यायालय में होगी? खंड न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है और एक पिरामिड के अनुसार है। आपने इस बात को पढ़ लिया होगा या अभी पढ़ाई है ये कि किस प्रकार ये पिरामिड बनाती है। तो देखो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड में सर्वोच्च न्यायालय की। सबसे ऊपर तो आपका होगा सर्वोच्च न्यायालय। कितने होंगे? 1 होंगे सर्वोच्च न्यायालय।
ये तो एक है ना। इसके बाद इसमें होंगे क्या, ये हुआ ना पिरामिड, पिरामिड का मतलब ऊपर छोटा और फिर इससे बड़ा। अब प्रत्येक राज्य लगभग एक राज्य का, ये क्या है भाई, बाईस, ये है उच्च न्यायालय। ये क्या है, उच्च न्यायालय। ये राज्य स्तर पर है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां स्थित है, जोधपुर में। इस उच्च न्यायालय के बाद होंगे प्रत्येक, लगभग प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय। तो ये हुआ ना पिरामिड बड़ा, है ना, ये जिला न्यायालय हो गए, प्रत्येक जिले में एक होगा ऐसे। ये है जिला न्यायालय। और इसके बाद होंगे खंड न्यायालय, ऐसे तहसील स्तर पर, लगभग एक तहसील पर एक न्यायालय, ये छोटे होंगे। सबसे पहले कोई मुकदमा दायर करना है, ये कौन से न्यायालय है, खंड न्यायालय। ये कौन सा न्यायालय है, जिला न्यायालय। ठीक है। अब सबसे पहले आपको कोई मुकदमा दायर करना है तो कहां करना है, खंड न्यायालय में। खंड न्यायालय में कौन कौन से मुकदमे दायर होते हैं, दीवानी मामले, मारपीट वाले दीवानी मामले और फौजदारी मामले। कौन से मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। इसके फैसले से यदि संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कहां कर सकते हो, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में कर सकते हो, है ना। तो जिला न्यायालय में ये न्यायालय पूरे के पूरे चले गए। इसके अलावा सीधा कोई अपराधी, भयंकर आपराधिक मामला है, उसकी अपील भी आप सीधी कहां कर सकते हो, इस मामले में, इस न्यायालय में कर सकते हो। इसके फैसले के विरुद्ध आप कार्रवाई कहां कर सकते हो, उच्च न्यायालय में। और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो आते हैं उन पर फैसला सुनाता है, और इसके विरुद्ध आप कहां कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारत की न्याय व्यवस्था एकीकृत हुई ना, यानी इसके फैसले इसको मानने पड़ेंगे, इसके फैसले इसको मानने पड़ेंगे, इसके फैसले इसको मानने पड़ेंगे। इससे आप संतुष्ट नहीं है तो इसमें जा सकते हो, इससे संतुष्ट नहीं तो इसमें जा सकते हो, और इससे संतुष्ट नहीं है तो इसमें जा सकते हो। इस प्रकार आप एक दूसरे के जुड़े हुए स्वरूप में जा सकते हो। अपने फैसलों के सुनवाई करवाने के लिए किसी भी न्यायालय के अंतर्गत आप जा सकते हो। यह है भारत की जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका की संरचना। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, जिसको कल पढ़ेंगे। क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार संबंधी क्षेत्राधिकार। इसके बाद में न्यायिक सक्रियता सिद्धांत जो दिया था जस्टिस, है ना, पीएन भगवती ने, न्यायिक सक्रियता मतलब जल्दी न्याय प्रदान करने की, ये प्रक्रिया हम कल पढ़ेंगे। ओके।